जो टॉपिक है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है कि आप में से मैंने कुछ रीडिंग मटेरियल आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा था कि आप जरा इनको रीड करेंगे तो ये जो टैक्सोनॉमी है ये हमारी समझ में आ जाएगी और इस टैक्सोनॉमी का जो बैकग्राउंड है वो हमें समझ में आ जाएगा कि ये टैक्सोनॉमी क्या है, इस टैक्सोनॉमी को लर्न करने की क्या फायदे हैं, इस टैक्सोनॉमी को एक टीचर अपनी आने वाली डेली टीचिंग लाइफ में कैसे यूज कर सकती हैं। तो इस हवाले से हमारी क्लास आज होगी। तो आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट जो टैक्सोनॉमी के हवाले से जिसने पढ़ा हो या आप अपने परसेप्शन को शेयर करना चाहते हैं, काइंडली अगर आप शेयर करेंगे तो मेहरबानी होगी, जरूरत है। आप में से कोई बता सकते हैं? आजिमा, सनोबर, फौजिया, फरहत, इम्तियाज, जो भी हैं, सोमा। सर, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो है व्हाइल टीचिंग द स्टूडेंट्स, जब हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं तो इट्स वेरी यूजफुल, क्योंकि उनका जो कॉग्निटिव डोमेन है वो टोटली फोकस करता है कि बच्चे क्लास में किस तरह सीख सकते हैं और लर्निंग के कौन-कौन से लेवल्स पे हम उनको पढ़ा सकते हैं। तो जब भी हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं व्हाइल मेकिंग अ लेसन प्लान, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। लाइक देयर आर 3 डोमेन्स, जिसमें कॉग्निटिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन है। तो कॉग्निटिव डोमेन में जो किसी बच्चे के हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो जैसे 6 स्टेप्स का उन्होंने ज़िक्र किया है, रिमेंबरिंग से लेके जाके एप्लीकेशन और देन जो आई थिंक सिंथेसिस या क्रिएशन तक हम बच्चे को कैसे ले जा सकते हैं। आई थिंक इट्स अबाउट दैट थिंग। जी, नेक्स्ट जी फौजिया बताएं। जी सर, ये जहाँ तक डेट की बात है तो सर डिफरेंट राइटर्स ने इसको 1951 में ना इनिशियली बेंजामिन ब्लूम्स जो हैं उन्होंने ये थ्योरी दी थी कि जो स्टूडेंट्स की लर्निंग होगी वो 3 डोमेन्स में होगी। उनकी जो टीम थी, जैसे अनीता एरो थी, मारिया थी और इसके साथ काफी ज्यादा वेस्टर्न फिलोसोफर्स थे, उन्होंने कहा कि एक बच्चा जो है उसके 3 डोमेन्स में लर्निंग होती है, जिससे कि जिक्र हुआ इसका कॉग्निटिव डोमेन होगा, जिसको साइकोमोटर डोमेन, अफेक्टिव डोमेन होगा, जिसको हम हार्ट से लिंक करते हैं, इमोशन से लिंक करते हैं। देन हमारे पास ब्रेन होगा, जिसको हम जो है वो कॉग्निटिव डोमेन से लिंक करते हैं। तो 3 डोमेन्स उन्होंने बताए थे और सबसे ज्यादा बेंजामिन ब्लूम्स का जो काम था वो ब्रेन के ऊपर काम था कि बच्चे की लर्निंग मेमोरी से रेलेवेंट कैसे होगी। तो उन्होंने अगेन 6 स्टेजेस दिए थे, लोअर ऑर्डर थिंकिंग से लेकर के हायर ऑर्डर थिंकिंग तक। लोअर ऑर्डर जो है वो रिमेम्बरिंग होगी और हायर ऑर्डर जो है वो बच्चे की क्रिएशन होगी। तो ये उनका काम था। और इसके अलावा सर अगर हम करंटली देखें तो पाकिस्तान में जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है या जो लर्निंग सिस्टम है उसमें हमारे पास अफेक्टिव डोमेन भी मिस कर रहा है और साथ में साइकोमोटर डोमेन भी काफी हद तक मिसिंग है। हम जो फोकस कर रहे हैं वो हमारा मेमोराइजेशन या फिर रोड लर्निंग या फिर ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस्ड हमारा जो है वो उसके ऊपर फोकस्ड है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो। आप इंजीनियरिंग जानते हैं ये कौन? ब्लूम जो है वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। तो वो साइकोलॉजिस्ट था लेकिन उसकी जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन थी वो एजुकेशनल साइकोलॉजी थी। बेंजामिन ब्लूम एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे 1900 और उसकी इकोनॉमी है वो आज हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो आपने सुना हो, प्रोफेसर भी रहे हैं। और बेंजामिन ब्लूम जो है वो जिसे हम एपीए बोलते हैं, एपीए जिस तरह हम फॉर्मेटिंग एक्सरसाइज रेफरेंस की जो कि हम लगाते हैं, और इसके अलावा और भी एजुकेशन की फील्ड उन्होंने बहुत सारा किया है, बहुत सारे सजेशन रिकमेंडेशंस उन्होंने दी हैं। एक्चुअली एपीए जो है वो एक समझें, एक एसोसिएशन समझें जो एजुकेशन के फील्ड में और देगर मेडिकल के वो काम है। अब रही ब्लूम जो है वो इस एपीए का एक मेंबर था, ठीक है।
यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का मेंबर था। 1948 में अमेरिका के अंदर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का एक सेशन हुआ, एक प्रोग्राम हुआ, जहां पर कॉलेजेस के जो एग्जामिनर हैं उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक आइडिया दिया। वो आइडिया कुछ इस तरह थी कि बच्चों की लेवल को जानने के लिए उसकी कुछ क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कुछ कैटेगरीज होनी चाहिए, कुछ लेवल्स होनी चाहिए, ताकि उनकी बुनियाद पे हम बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को जज कर सकें। 1948 में बेंजामिन ब्लूम जो उसका ताल्लुक एजुकेशन से था, तो उसने इंटरेस्ट जाहिर किया कि अगर आप ये टास्क मुझे देते हैं, तो मैं एक ऐसी टेक्सोनॉमी इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं, यकीनन वो सबके लिए एक्सेप्टेबल होगा, और वाकई आज ये सबके लिए एक्सेप्टेबल है। उन्होंने एक ऐसी टेक्सोनॉमी ब्लूम अभी उनके मुताबिक लर्निंग जो होती है वो सर वॉइस इज नॉट क्लियर, क्या मेरी आवाज सिर्फ 3 डोमेन्स में होती है। पहला डोमेन उन्होंने कहा कि कॉग्निटिव डोमेन है, दूसरा साइकोमोटर डोमेन है और तीसरा अफेक्टिव डोमेन है। ठीक है, फिर बेंजामिन ब्लूम ने इन्हीं डोमेन्स को समझाने की, ठीक है, उसने इनके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया है कि अगर एक टीचर इन वर्ड्स को अपने डेली लाइफ में या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज करता है, तो समझ लेना कि वो वर्ड्स की मदद से एक डोमेन पर वो अचीवमेंट हासिल कर सकता है। जैसा कि इग्निशन फॉर्म्स सेक्टर वेटेज कॉग्निटिव वेटेज हम साइकोमोटर को देंगे और 25% वेटेज हम इफेक्टिव डोमेन को देंगे। इन ब्लूम का ताल्लुक एजुकेशन से था, लेकिन उसकी एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन एजुकेशनल साइकोलॉजी थी, इसलिए बेंजामिन ब्लूम ने जितनी भी किताबें लिखी हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट के हवाले से हैं, उनकी कॉग्निशन के हवाले से लिखी हैं। तो बेंजामिन ब्लूम ने तकरीबन अपने 7 से लेकर 8 साल तक इसने इस टेक्सोनॉमी के ऊपर काम किया और 1956 में एक टेक्सोनॉमी पेश की है। इस बेंजामिन ब्लूम के टेक्सोनॉमी के मुताबिक लर्निंग के सिर्फ 3 डोमेन्स हैं। पहला डोमेन ये है कि वो कॉग्निटिव डोमेन है, दूसरा डोमेन उसका अफेक्टिव डोमेन है, तीसरा डोमेन उसका साइकोमोटर डोमेन है। अब उन्होंने कॉग्निटिव के अंदर उन्होंने कहा है कि उसने कुछ ऐसे वर्ब्स यूज किए हैं, अल्फाज यूज किए हैं, जैसा कि इसका ताल्लुक आपका परसेप्शन के साथ है, अंडरस्टैंडिंग के साथ है, लेवल ऑफ रिमेम्बरिंग के साथ है, नॉलेज के साथ है, जबकि इफेक्टिव का ताल्लुक आपकी फीलिंग के साथ है, आपकी जो है ना बिहेवियर के साथ है, गुड एंड बैड के साथ है, राइट्स एंड रॉन्ग के साथ है, लीगल एंड इलीगल चीजों के साथ है, जबकि इफेक्टिव डोमेन का ताल्लुक आपके एक्शन के साथ है, आपके वर्ड के साथ है, आपके एक्शन के साथ है। ठीक है, इसी तरह अभी हम करने जा रहे हैं कॉग्निटिव डोमेन को। अब कॉग्निटिव की जब हम बात करते हैं, तो जब भी हम कॉग्निटिव की बात करते हैं तो इंटेलेक्चुअल स्किल्स की हम बात करते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। याद रखें, इंटेलेक्ट और ब्रेन में बड़ा फर्क है। ब्रेन जानवरों के अंदर भी होता है, ब्रेन इंसानों के अंदर भी होता है, लेकिन इंटेलेक्ट इंसानों के अंदर होता है, जानवरों में नहीं होता है। इसलिए कॉग्निटिव डोमेन जो है वो इंसान की इंटेलेक्चुअल स्किल्स को फॉलो करता है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे के जो कॉग्निटिव डोमेन है उसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सको, कैसे आप उनको लर्न कर सकते हैं बच्चे की लेवल को, उसके लिए उन्होंने कॉग्निटिव डोमेन के अंदर 6 कैटेगरीज उन्होंने डिस्क्राइब की हैं। पहला नॉलेज की है। अगर आप बच्चे की नॉलेज को देखना चाहते हो तो आप ऐसे अल्फाज यूज कर सकते हो, जैसा कि उन्होंने कहा है कि आप एनएज का लफ्ज यूज कर सकते हो, आप डिफाइन का कर सकते हो, आप डिस्क्राइब का कर सकते हो, लिस्ट का कर सकते हो, 5WH क्वेश्चन यूज कर सकते हो।
5WH क्वेश्चन के अंदर मोस्टली व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ ये टर्म्स यूज होते हैं। रिप्रोड्यूस का यूज कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, स्टेट कर सकते हो, सेपरेट का कर सकते हो। अगर कोई बच्चा इन्हीं वर्ड्स को यूज करता है, इन्हीं वर्ड्स को बेस बना के आपकी क्वेश्चन का आंसर देता है, तो मतलब ये हुआ कि कॉग्निटिव डोमेन का जो पहला स्टेज है, बच्चे जो है वो पहले स्टेज पे खड़ा है। ठीक है। अगर उसके बाद जो दूसरा स्टेज आता है वो कंप्रीहेंशन का आता है, यानी अंडरस्टैंडिंग का आता है। अंडरस्टैंडिंग को अगर आपने आइडेंटिफाई करनी है, अंडरस्टैंडिंग को देखनी है, तो आपको कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं पेपर के अंदर, या कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आप अपने एसएलओस को, जब आप अपने एसएलओस को बनाते हैं, ठीक है, जब आप अपने एसएलओस को बनाते हैं तो उस टाइम कौन से ऐसे वर्ड हैं जो यूज कर सकते हैं, या जब आप पेपर बनाते हैं तो कौन से ऐसे वर्ड हैं जो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें जनाब, यहाँ पर है जनाब, चूज का लफ्ज यूज कर सकते हो, कंपेयर का, क्लासिफाई कर सकते हो, डिस्क्राइब, डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, एक्सप्लेन करो, इंडिकेट करो, लोकेट करो, लेबल करो, रिलेट करो, रिस्पॉन्स करो, सेलेक्ट करो या रिव्यू करो। अगर आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल अपने ऑब्जेक्टिव के अंदर या पेपर के अंदर आप यूज करते हैं, तो मतलब ये हुआ कि आप बच्चे की कंप्रीहेंशन को देखते हैं, आप बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं। ठीक है। फिर तीसरा आता है, तीसरा क्या आता है, एप्लीकेशन का आता है। आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे की जो लेवल है, एप्लीकेशन लेवल को आपने आइडेंटिफाई करनी है। जब आप बच्चे की एप्लीकेशन लेवल को आइडेंटिफाई करनी है, तो सबसे पहले लफ्ज आप ऑब्जेक्टिव के अंदर और आप क्वेश्चन पेपर के अंदर क्या यूज करोगे, उसके लिए कुछ वर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल, क्लासिफाई का वर्ड है, अप्लाई का वर्ड है, डेवलप का वर्ड है, इलस्ट्रेट का वर्ड है, प्रैक्टिस का वर्ड है, रीराइट का वर्ड है, सोल का वर्ड है, यूटिलाइज का वर्ड है, यूज का वर्ड है, कमेंट का वर्ड है, ठीक है, इफ यस का वर्ड है, इफ नो का वर्ड है, एंड देन हाउ का वर्ड है। मतलब इस तरह के अगर आप क्वेश्चन यूज कर सकते हैं। ठीक है। सपोज गिलगित बाल्टिस्तान played an important role for the development of Pakistan. If yes, how? If no, how? एप्लीकेशन लेवल, यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन लेवल को देखा जाता है। ठीक है। सो एप्लीकेशन के अंदर आप ये अल्फाज यूज कर सकते हैं। आप जब अपने अल्फाज यूज करेंगे तो इन अल्फाज की मदद से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या बच्चा जो है इनको लर्न कर सकता है, या बच्चा इन अल्फाज को अंडरस्टैंड करके इनका जवाब दे सकता हो। अब एप्लीकेशन के बाद जो हमारा आता है एनालिसिस का, एनालिसिस के अंदर मोस्टली हम क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करें, इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करें। फिर जो इंफॉर्मेशन आप ब्रेक डाउन करते हैं, इन्हीं इंफॉर्मेशन को आप दोबारा से रिकनेक्ट करें, एनालिसिस कहलाता है। एनालिसिस में हमेशा तजज़िया करना, जिसे हम उर्दू में कहते हैं डिबेट करना, ठीक है, किसी चीज को डायग्नोस करना, डिफरेंशिएट को आइडेंटिफाई करना, डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना, सिमिलैरिटीज को आइडेंटिफाई करना, ठीक, सिमिलैरिटी को करना, ठीक है। इसी तरह इन्हीं अल्फाज को हम कहते हैं एनालिसिस यूज करते हैं। ठीक है। अब जब हम इसके अंदर को फॉर्मुलेट करते हैं तो तभी हम यही अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर जब हम पेपर बनाते हैं तब भी हम इन्हीं अल्फाज को यूज कर सकते हैं। सिंथेसिस की तरफ हम आते हैं। जिस तरह कि हमने एनालिसिस में कहा था कि एनालिसिस में इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन किया जाता है, फिर हर इंफॉर्मेशन का एक दूसरे इंफॉर्मेशन के साथ उनकी रिलेशनशिप को देखा जाता है। जबकि सिंथेसिस में क्या होता है, सिरे से लेकर आखिर तक सबको एक साथ लिखा जाता है, यानी तमाम इंफॉर्मेशन को एज ए होल लिखना। जिस तरह इसके अंदर हम बहुत सारे यूज कर सकते हैं, अरेंज करें, असेंबल करें, कलेक्ट करें, कंपोज करें, क्रिएट करें, डिजाइन करें, ठीक है, या ऑर्गेनाइज करें, प्रोड्यूस करें, कोई सेटअप बनाएं, ठीक है, ट्रांसमिट करें, सेटिस्फाई करें, ओरिजिनेट करें, फॉर्मुलेट करें। ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, हम इस सिंथेसिस के अंदर यूज करते हैं।
अब याद रखिएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव भी एक ऑब्जेक्टिव सिंथेसिस का होना चाहिए, तो फिर आपकी एक क्वेश्चन भी सिंथेसिस की ही होनी चाहिए। अब हम आते हैं इवैल्यूएशन की तरफ। इवैल्यूएशन में हमेशा क्या होता है, वैल्यू जजमेंट होता है। इसके अंदर हम एक जजमेंटल होता है या डिसीजन मेकिंग होती है। बहुत सारे स्टूडेंट को हम इवैल्यूएट करते हैं बेस्ड ऑन असेसमेंट की बुनियाद पर। असेसमेंट की बुनियाद पर हम बच्चों को इवैल्यूएट करते हैं। मतलब ये हुआ कि हम एक स्टैंडर्ड रखते हैं, पहले से एक क्राइटेरिया रखते हैं, फिर उस क्राइटेरिया की बुनियाद पर हम असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट एक कंटिन्यूअस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है थ्रू वेरियस सोर्सेज, जिसमें हम क्वेश्चनेयर यूज कर सकते हैं, लिकट स्केल यूज कर सकते हैं, चेकलिस्ट यूज कर सकते हैं, बहुत सारे आइटम जो हैं वहां पर हम यूज कर सकते हैं। अब जब आपको इवैल्यूएट करना हो बच्चों के अंडरस्टैंडिंग को, कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो वर्ब्स हैं जो आप यूज कर सकते हो, तो उसके अंदर हम कहते हैं वैलिडेट करें, वैल्यू करें, टेस्ट पुट करें, स्कोर करें, रेट करें, प्रिडिक्ट करें, जज करें, गेस करें, हाइपोथेसिस लगाएं, इंटेलेक्चुअल गेस लगाएं। ठीक है, कि जिसमें आप एक्सपेक्टेशंस लिखते हो, किसी भी होने वाले सिचुएशन को उसको पहले बारे में बयान करें, फिर उसे हम क्या बोलते हैं, इवैल्यूएशन बोलते हैं। जी फयाज साहब। अच्छा सर, माशाल्लाह से जो है ना, मैं ये जो करेक्ट्स ऑफ एजुकेशन की जो बुक है, मैंने 3 से 4 मतलब मैंने इसको ख़त्म कर दिया है। लेकिन जो मुझे समझ आज जो आई है ना, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी, खास कर जो कॉग्निटिव डोमेन के जो स्टेप्स के हवाले से ना, तो इस हवाले से मैं थोड़ा-सा कुछ चीज़ें जो एज़ एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपके सामने रखना चाहूँगा। क्या मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, इसमें आप मुझे क्लियर कर लें। ये सिंथेसिस जी, की जी। जो बात हो रही है ना सर, सिंथेसिस की, अभी क्या मैं ये जी। जो टीवी में टॉक शोज़ के लिए लेके आते हैं, डिबेट्स के लिए कोई टॉपिक के हवाले से, हम उनकी जो लेवल को हम सिंथेसिस में रख सकते हैं। वो जो अपने तज़िये दे रहे हैं ना, वहाँ बैठकर किसी भी एक का, जैसे अभी करंट जो इश्यूज़ हैं, फ़लस्तीन का हो गया, इलेक्शन के हवाले से हो गया, इकोनॉमिक के हवाले से हो गया, ये जो भी इश्यूज़ हैं, उसको मैं जो समझा हूँ ना आपके लेक्चर से, ये हम एनालिसिस वाले उसमें कैटेगरी में आते हैं जो। और जब ये जो सिंथेसिस वाला है, सिंथेसिस वाले जो हम ऐसे लिखते हैं, जैसे पीएमएस का, सीएसएस का, एचएम का, जो वहाँ पर एक ऐसे से हम किसी को जज कर लेते हैं, तो वो हम उस कैटेगरी में फॉल किए, सिंथेसिस वाले में कैटेगरी में फॉल करेंगे। मैं ये समझा हूँ। एम आई राइट सर? यू आर 101% राइट। ठीक है, आप 101% दुरुस्त हैं। एनालिसिस में हम मौजूदा हालात पर ज्यादातर तज्जिया करते हैं, जबकि सिंथेसिस में हम शुरू से लेकर आखिर तक जो कुछ भी हो रहा होता है उन सब को कंपाइल करना, तमाम इंफॉर्मेशन को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आने का नाम क्या है, सिंथेसिस है। और मौजूदा इंफॉर्मेशन को एक पहलू को लेकर उसके ऊपर डिस्कस करने का नाम एनालिसिस है। ठीक है, जिस तरह मौजूदा हालात के ऊपर इस वक्त जो टीवी में डिबेट हो रहा है, इस डिबेट को हम सिंथेसिस नहीं कहते हैं, बल्कि इस डिबेट को हम क्या बोलते हैं, एनालिसिस बोलते हैं। अगर इसी डिबेट को थोड़ा सा एक्सटेंड करके माजी के साथ कंपेयर करवाएं और फ्यूचर के लिए अगर हम कुछ प्रिडिक्शन करना चाहें, ठीक है, माजी के साथ कंपेयर करवाते हैं करंट का, तो फिर एक कंपाइल ऑफ इंफॉर्मेशन एज ए होल आपका सिंथेसिस कहलाता है। और फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शन करना कि आज के 5 साल के बाद आज जिस पार्टी को वोट पड़ा है, क्या वो वोट उसी को पड़ सकता है। ठीक है, प्रिडिक्शन करना। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना वो आपकी एनालिसिस में आती हैं। वैल्यू जज करना इसके अंदर आती हैं। तो आप बिल्कुल ठीक है, और इसमें थोड़ा सा एक लिटिल बिट डिफरेंस है, वो जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, थैंक यू सर। जी, हम आ रहे थे इवैल्यूएशन की तरफ। इवैल्यूएशन में हमेशा क्या होता है, जजमेंटल होता है, जज करें। ठीक है, इवैल्यूएशन में हम जज करते हैं और इस जजमेंट की बुनियाद पर कोई डिसीजन बनाते हैं। मिसाल के तौर पर आप टीचर हैं, टीचर एक पेपर बनाता है, पेपर के बाद पेपर को मेयर करता है, मेयरमेंट के बुनियाद पे वो इस अब इवैल्यूएशन की तरफ आता है। मिसाल के तौर पर इवैल्यूएशन जब भी हम करते हैं तो कुछ नए अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। नए अल्फाज में क्या होता है, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, और एक्सटेंडेड, फेल, पास। ठीक है, आप
अपने स्टैंडर्ड सेट क्राइटेरिया के मुताबिक आप बच्चों को, ठीक है, अगर आप इन्हीं लेवल्स पे रखते हैं दिया गया जजमेंटल स्टैंडर्ड की बुनियाद पर जो पहले से आपने सेट किया हुआ है, और ये जो आप क्राइटेरिया सेट करते हैं आप अपनी मर्जी से सेट नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये क्राइटेरिया पहले से तय है। मिसाल के तौर पर अगर कोई 80 प्लस में आ जाएगा तो उसे आप A ग्रेड देंगे, B में आएगा, C में आएगा, D में आएगा, फिर उसके बाद उसको आप पास करेंगे, फेल करेंगे, अगली क्लास में भेजेंगे, उधर रखेंगे। ये सारा क्या कहलाता है? आपकी इवैल्यूएशन कहलाता है। सो अंडरस्टैंडिंग को आप, वैल्यू को आप इसी तरह जज कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछिएगा। आप में से जो है कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। माइक आप ऑन करें, ब्लूम्स पूछें। टैक्सोनॉमी डोमेन के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछें। और अगर किसी को वॉइस का प्रॉब्लम हुआ तो, अगर किसी को कोई वॉइस का इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इन टीचिंग एंड लर्निंग, आप बताएं जरा, इस सवाल का जवाब दे दें। अगर आपको ये नहीं पता है कि एप्लीकेशन में क्या होता है, नॉलेज में क्या होता है, कंप्रीहेंशन में क्या होता है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपसे जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कुछ इस तरह हो सकता है कि व्हाई ब्लूम टैक्सोनॉमी, व्हाट इज ब्लूम टैक्सोनॉमी एंड व्हाई ब्लूम टैक्सोनॉमी, ठीक है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रिवाइज कब हुई, ठीक है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी किसने पेश की, कब पेश की, और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की इंपॉर्टेंस क्या है करते हो, उसके ऊपर कमेंट करते हो, तो आप, मतलब तो हुआ कि आप बच्चे की प्रोग्रेस पे आप क्या करते हो, एनालिसिस करते हो। इसी तरह अगर आप बच्चे की हिस्ट्री को आप करंट के साथ, और करंट को हिस्ट्री के साथ आप कंपेयर करके एक रिपोर्ट लिखते हो, एज ए होल बयान करते हो, तो आप मतलब ये हुआ कि आप क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। सिंथेसिस का मतलब ये होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को एज ए होल लिखना, यानी एज ए पार्ट नहीं लिखना, जबकि एनालिसिस में हम इंफॉर्मेशन को एज ए पार्ट लिखते हैं। किसी भी मेजर एरिया को अलग अलग करके हम जो बयान करते हैं वो एनालिसिस कहलाता है। किसी भी मेजर एरिया को हम कंबाइन करके एक रिपोर्ट की फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो सिंथेसिस कहलाता है। क्लियर हो गया? सर थोड़ी सी कंफ्यूजन फिर रह गई सर, असल में अब जुबेर, लेट मी क्लियर सर। इसका जो है ना, मैं जो मुझे समझ आ गया ना, जो जुबेर कनेक्ट कर रहे हैं क्लास के साथ, क्लास में सर अगर हम किसी चीज़ की मेरिट्स और डीमेरिट्स हम बयान कर रहे होते हैं ना, तो हम उसको सिंथेसिस वाली कैटेगरी में उसको रखेंगे। पहले हम उसकी मेरिट्स बता रहे हैं, फिर बाद में हम किसी चीज़ के जो ना वो डीमेरिट्स को हम बयान कर रहे हैं, लेकिन बाद में हम इन दोनों को होल करते हैं ना, मिला के हम बयान करते हैं इस चीज़ के, तो फिर वो हम उसको सिंथेसिस में लेके जाएंगे। मैं ये समझाऊँ? वेरी गुड। इसके अंदर थोड़ा सा और ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक टॉपिक के शुरू मेरिट लिखते हो, मतलब ये हुआ कि आप उसके मेरिट्स के ऊपर एनालिसिस करते हो, तज्जिया करते हो। अगर जब आपको किसी टॉपिक के या किसी एक शख्स के बारे में आपको सिंथेसिस करना हो तो आप उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखोगे, उस टॉपिक का बैकग्राउंड लिखोगे, उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस लिखोगे, उसके मेरिट्स लिखोगे, उसके डीमेरिट्स लिखोगे। मतलब ये हुआ कि एज ए होल करोगे तो मतलब ये हुआ कि वो सिंथेसिस है। यानी आप जब एज ए टीचर जब आप कोई लर्निंग ऑब्जेक्टिव या एसएलओस को सेट करते हो तो सिंथेसिस का भी एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सिंथेसिस की भी एक जो है ना एक क्या कहते हैं एक क्वेश्चन होनी चाहिए, ठीक है। यानी जहां बच्चों को सिर्फ एक उसके मुख्तलिफ पहलू के डिस्कस कर सकें, सिंथेसिस बयान कर सकते हो, उसे हम कहते हैं सिंथेसिस। यानी किसी भी टॉपिक के एक पहलू को नहीं बल्कि उसके मुख्तलिफ पहलू के ऊपर आप बात कर सकते हो तो सिंथेसिस कहलाता है। एज ए होल सिंथेसिस है, एज ए पार्ट एनालिसिस है। थैंक यू सर, थैंक यू, समझ आ गया। जी हीरा, क्या कहना चाहती हो? सर इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर हम किसी इश्यू को सिर्फ करंट की बेस पे यानी प्रेजेंट में क्या हो रहा है उसको हम डिस्कस करें तो वो एनालिसिस, अगर उसका पास्ट हिस्ट्री और फ्यूचर प्रेडिक्शन वो सारा कर लें तो फिर वो सिंथेसिस में आ जाएगा। ऑफ कोर्स, अगर देखें, अगर आप इम्पोर्टेंट इशू को
उसकी इंट्रोडक्शन से लेकर आखिर तक आप बयान करते हैं, तो मतलब ये हो कि आप सिंथेसाइज कर रहे हैं। अगर आप मौजूदा चीजों पर फोकस करते हैं या मौजूदा को छेड़ के आप उसकी ओनली हिस्ट्री को देखते हैं, एक पहलू को देखते हैं या मुख्तलिफ पहलुओं को अलग अलग टाइम पे देखते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एनालिसिस बोलते हैं। याद रखिएगा, मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि इस वक्त आप जिस घर में बैठे, जिस रूम में बैठे, आपको नजर आता है एक पंखा नजर आता है, ठीक है? आप उस पंखे की एनालिसिस करो, तो आप उस पंखे की एनालिसिस कैसे करोगे? तो आप उस पंखे के हर पार्ट के बारे में कमेंट करोगे, हर पार्ट के बारे में अलग अलग जानने की कोशिश करोगे। मतलब ये हुआ कि ब्रेक डाउन ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है? आफ्टर दैट यू हैव टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन दीज पार्ट्स, यानी एक पार्ट का ताल्लुक दूसरे पार्ट से क्या ताल्लुक है, उसको देखना, रिलेशनशिप को देखना, ठीक है? कि मतलब मिसाल के तौर पर अगर आप पेन से एक पुर्जे को उठाते हैं तो क्या वो फंक्शनल होगा? ऑफ कोर्स नहीं होगा, ऑफ कोर्स हो भी सकता है, ठीक है? पंखे को एनालिसिस इस तरह किया जाता है कि उसको उतारेंगे, उसको खोलेंगे, हर पार्ट के बारे में अलग अलग स्टडी करेंगे। लेकिन सिंथेसिस में क्या होगा? उस पंखे के बारे में आप डायरेक्टली डिस्क्राइब करेंगे शुरू से लेकर आखिर तक, जस्ट एज ए फैन आप देखेंगे। जब आप फैन की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली डिफरेंट पार्ट्स ऑटोमेटिकली डिस्कस हो जाते हैं। इसलिए मैंने आपको एक आर्टिकल भेजा था कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी 1 घंटे के अंदर समझ में नहीं आएगी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के लिए पहले आपको थोड़ा सा स्टडी करना होगा। जब आप स्टडी करेंगे फिर हम डिस्कस करेंगे। जब हम डिस्कस करेंगे हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से इंफॉर्मेशन हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरफ जाएगा। जब हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा तो फिर वो हमारी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, ठीक है? इसलिए मैं चाहता हूं कि कल फिर हम दोबारा इसको जो है ना इसको रिपीट करते हैं। तो इसको रिपीट करने से पहले जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में मैंने आपको जो स्लाइड आपको भेजी है उसको एक बार रीड करें, ताकि इफ देयर इज कंफ्यूजन देयर इज लर्निंग, इफ देयर इज नो कंफ्यूजन देयर इज नो लर्निंग। आप लोगों को पता है कि अगर समझे कि अगर आप किसी टॉपिक के बारे में कंफ्यूज हुए, मतलब ये हुआ कि वहां से आपकी लर्निंग शुरू हुई। कंफ्यूजन क्या है? एक डीमेरिट नहीं है, एक मेरिट है। कंफ्यूजन इज द पार्ट ऑफ लर्निंग। जहां कंफ्यूजन होता है वहां से लर्निंग शुरू हो जाती है, ठीक है? सो डोंट बी कंफ्यूज, कंफ्यूजन इज द पार्ट ऑफ लर्निंग। तो इसको अपने लर्निंग का हिस्सा बनाएं। तो इसलिए कल इसको हम दोबारा से रिपीट करेंगे। जी फयाज साहब, क्या कहना चाहते हो? अच्छा सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने जो पीपीटी बनाई है ना सर, उसमें जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है कोग्निटिव डोमेन में जो स्टेप्स हैं उनको वर्ब से हमने समझना है। उनके जो एक वहाँ पे जो आपने जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, डिस्क्राइब, ये इस तरह की डिफ़ाइन, इस तरह की जो चीज़ें इस्तेमाल हुई, क्या आपकी पीपीटी में ये सारी चीज़ें आपने लिखा हुआ है सर? जी बिल्कुल सर, ये सारे अल्फाज मैंने अपनी पीपीटी में लिखा है। जो नेट फास्ट होता है, मोबाइल में तो नेट गुजारा चलता है ना। अब मैं मोबाइल से लैपटॉप में कनेक्ट करता हूँ। जब मैं लैपटॉप में कनेक्ट हूँ तो नेट थोड़ा सा फास्ट चाहिए। फिर वहां से मैं व्हाट्सएप वेब के जरिए लैपटॉप से आपको ये स्लाइड भेजूंगा। कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आप यूज करोगे तो कॉग्निटिव डोमेन का वो लेवल कंप्लीट होता है, ठीक है? सारे वर्ड्स जो है ना वो हमने अलग अलग करके लिखा हुआ है। आपने जस्ट गो थ्रू करनी है, एक बार जाके देखनी है और रिपीट करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप किसी चीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हो, फिर पढ़ते हो, मतलब आप जब पढ़ते जाते हो तो फिर ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके समझ में आ जाती हैं, ठीक है? जी एहसान, क्या कहना चाहते हो? सर आपने ये बीच में ये समान भाई ने सवाल पूछा तो आप भूल गए सर। आप इसकी इम्पोर्टेंस बता रहे थे, ब्लूम की कोई 3 इम्पोर्टेंस है, ये क्यों है हमें सर उसके बारे में बताया। इस इम्पोर्टेंस और ये आपसे पूछा जा सकता है। पहले इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जब एक टीचर बच्चों को एजुकेट करने के लिए एसओएस लिखते हैं या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एसओएस को या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को लिखने में हमारी मदद करती है। इसकी पहली इंपॉर्टेंस ये है, ठीक है? और इसका पहला बेनिफिट भी यही है कि एक टीचर जब अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहता है फिर वो बच्चों को एजुकेट करने के लिए अपने ऑब्जेक्टिव्स को लिखता है। फिर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है वो इन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को लिखने में टीचर की मदद करती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? पहली बेनिफिट ये है।
इंपॉर्टेंस ये है। दूसरा देखो, दूसरा इसका फायदा ये है कि एक टीचर जब टीचिंग करता है, एक स्टूडेंट जब अंडरस्टैंड करता है, तो इस प्रोसेस को हम TLP कहते हैं, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का ये फायदा होता है कि आपकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसे जा रही है, ठीक है, अच्छी जा रही है, सही जा रही है, या आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो नॉलेज से ग्रो करके इवैल्यूएशन की तरफ जा रही है या नहीं जा रही है, ठीक है, यानी उनकी नॉलेज में इजाफा होता है। बच्चे नॉलेज से अंडरस्टैंडिंग की तरफ मूव करते हैं कि नहीं करते हैं, फिर अंडरस्टैंडिंग से एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं कि नहीं जाते हैं, एप्लीकेशन से सिंथेसिस की तरफ, सिंथेसिस से जो है वो क्या कहते हैं इवैल्यूएशन की तरफ स्टूडेंट मूव करते हैं या नहीं करते हैं। इस पूरे सिस्टम को समझने में टीचर की मदद करती है। इसका दूसरा फायदा ये है। इसका तीसरा फायदा ये है कि जब हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को यूज करते हुए, ठीक है, इसका तीसरा फायदा ये है कि एक टीचर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को यूज करते हुए अपनी बच्चों की लर्निंग को इजी तरह जो है ना वो एसेस करता है, यानी एक टीचर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को फॉलो करते हुए बच्चों की लर्निंग को एसेस करता है। इसका तीसरा बेनिफिट ये है। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी सिर्फ और सिर्फ इसके 3 बड़े फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि वो ऑब्जेक्टिव्स को बनाने में टीचर की मदद करती है। दूसरा फायदा ये है कि इसकी वजह को समझते हैं, और इसका तीसरा बड़ा फायदा ये है कि हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की मदद से हम पेपर को तैयार करते हैं। थैंक यू सर। अच्छा सर, 3 बड़े फायदे हैं और जबरदस्त। ये आप अपनी याद रखनी है। जी जी फयाज साहब। अच्छा सर, ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो यूसेज हैं सर हमारी डेली लाइफ में, सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट यूसेज जो मैं फील कर रहा हूँ, जब भी हम किसी इवन कि हम अभी PC के जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें ये कहते हैं कि आप जो है ना 16 के लिए कर रहे हैं, तो आपसे ज़्यादा वो नहीं पूछेंगे, डेप्थ में नहीं जाएंगे, आपका जो है ना वो सब्जेक्ट में ना गहराई पे नहीं जाएंगे। जबकि दूसरी कैटेगरी में जब सभी स्पेशलिस्ट की बात करते हैं 17 की, कहते हैं हाँ आपको सब्जेक्ट से थोड़ा सा आपको डीपली पूछेंगे। अगर फिर लेवल हमारा थोड़ा हाई हो जाता है, PMS की तरफ चले जाते हैं और CSS की तरफ चले जाते हैं, तो फिर और डीप की तरफ चले जाते हैं। तो इससे ब्लूम टैक्सोनॉमी के ज़रिए ही उस बंदे की लेवल के मुताबिक उससे जो है ना ऐसे लेवल के मुताबिक असेस किया जाता है। ये भी जो है ना इसका एक बड़ा फ़ायदा यही है कि हर बंदे के उस लेवल और डिमांड ऑब्जेक्टिव के मुताबिक ही असेस किया जाता है। ऐसा है ना सर? ऐसा भी है। ये सारी चीजें हम जब असेसमेंट की, जो मैंने तीसरा फायदा आपको जो मैंने बता दिया ना, इसके अंदर आती हैं कि मतलब ये हुआ कि हम पेपर बनाते हैं, पेपर बनाने में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हमारी मदद करती है। अब कैसे मदद करती है? लाजिमी बात है कि हम देखेंगे कि हम वहां पर एक 50% वेटेज हम कॉग्निटिव डोमेन को देंगे, 25% अफेक्टिव को देंगे, 25% साइकोमोटर को देंगे। फिर जब हम 50% वेटेज हम कॉग्निटिव को देखते हैं, तो फिर कॉग्निटिव के अंदर भी 6 लेवल हैं, इनमें से 50 डिवाइडेड बाय हम 6 करेंगे, तो मतलब ये हो गया जनाब तकरीबन 8%। यानी आप 8% 8 नंबर की नॉलेज की पर्सन लगाएंगे, 8 नंबर की आप एप्लीकेशन की लगाएंगे, आप 8 नंबर की जो है वो एनालिसिस लेवल की लगाएंगे। इसी तरह आप क्या करते हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू नॉलेज बेस के ऊपर। अब जब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है ना, तो उसके लिए फिर इसी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के साथ साथ एक हमारे पास एक चार्ट होता है जिसे टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन कहते हैं। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाते हैं हम। आप जानते हैं या आपने सुना है कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या होता है? आप में से किसी ने टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के बारे में सुना है? देखो, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन एक ऐसा टेबल होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स देखते हैं, चैप्टर्स देखते हैं, हर चैप्टर की बुनियाद पर हम वहां पर मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। मैं आई विश कि मैं ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन मेरे स्लाइड में बना हुआ है, मैं आपको शो करके सिखाऊं इसको। कल सिखाता हूँ, मैं ज़बानी सिखाऊंगा, मैं भी आपको समझ में ना आ जाए। जी फौजिया क्या कहना चाहती थी? जी सर, मैं टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस के हवाले से बताना चाह रही हूँ।
कि जैसे कोई भी बुक होती है उसका पहले टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन मेंशन होता है कि कौन से पैच में क्या कंटेंट मेंशन है। इसी तरह हमारा जो फाइनल ईयर रिसर्च होता है उसमें हम उसमें टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन शुरू में मेंशन करते हैं कि विच पेज बिलोंग्स टू विच डिटेल। तो ये सारी डिटेल्स पहले जो टेबल ऑफ कंटेंट होती है उसमें मेंशन्ड होती है, उसको हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर। ओके, राइट। लेकिन टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का हम उसमें एजुकेशन के जबान में उसे हम टेस्ट ब्लूप्रिंट बोलते हैं। इस बात को याद रखो। ये आपसे पूछा जा सकता है कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का दूसरा नाम क्या है या उसका एजुकेशनल नेम क्या है, तो आपने कहना है कि उसका जो एजुकेशनल नेम है वो टेस्ट ब्लूप्रिंट है, जो कि यहाँ पर मेरी स्लाइड में लिखा हुआ है, लेकिन नेट स्लो होने की वजह से आपको नजर नहीं आ रहा है, शो नहीं हो रहा ना। तो यहाँ पर देखें, जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन एक ऐसा टेबल है जो टेबल हम बनाते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को फॉलो करते हुए एक टेबल बनाते हैं। उसमें हम मुख्तलिफ चैप्टर को मुख्तलिफ वेटेज देते हैं। मिसाल के तौर पर चैप्टर 1 हमारा है, चैप्टर 1 में से हम नॉलेज को 2% देते हैं, एप्लीकेशन को 2 देते हैं, फिर अंडरस्टैंड, इसके बाद फिर क्या कहते हैं एनालिसिस को 2 देते हैं, इवैल्यूएशन को या ओरिजिनेशन को हम क्या करते हैं मुख्तलिफ वेटेज देते हैं। एक टीचर अपनी मर्जी के मुताबिक वेटेज देता है। फिर चैप्टर 2 में से वो कितना % नॉलेज देखना चाहता है, कितनी % अंडरस्टैंडिंग देखना चाहता है, डिपेंड करता है टीचर की टीचिंग के ऊपर। मिसाल के तौर पर आपने एक चैप्टर पढ़ाने में 10 दिन लगाए हैं, वो चैप्टर जो था बहुत इंपॉर्टेंट था, या आपने उसको ज्यादा वेटेज दिया है। एक चैप्टर ऐसा है जो आपने एक ही क्लास में खत्म कर दिया है, तो एज ए टीचर आपको क्या करना पड़ता है, वो चैप्टर जिस पे आपने ज्यादा टाइम लगाई है उसे ज्यादा फोकस करनी पड़ती है, उसे ज्यादा वेटेज देना पड़ता है। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ ऐसे चैप्टर्स भी होते हैं जिसे आप टोटली इग्नोर करते हैं, आप उन्हें कोई वेटेज नहीं देते हैं, आप उन्हें 0% भी दे सकते हैं। आप समझते हैं कि ये जरूरी नहीं है, अगर स्टूडेंट इसके बारे में नहीं जानते हैं तो जरूरी नहीं है, लेकिन फला चैप्टर के बारे में जानना चाहिए तो आप उसी टाइम आप उनके लिए ज्यादा वेटेज देते हैं। ये डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। लेकिन याद रखिएगा, जब भी पेपर डेवलप होता है तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बेस पर होता है, और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बेस पे चैप्टर और टॉपिक जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं, और उसके लिए एक टेबल बनाया जाता है। उस टेबल का नाम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है। फिर उस टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को फॉलो करते हुए पेपर बनाया जाता है। फिर जब हम पेपर बनाते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कोई भी चैप्टर जो है वो मिस नहीं होता है, और जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें ज्यादा वेटेज दी जाती है, और जो इंपॉर्टेंस नहीं होते हैं उन्हें लेस वेटेज दिया जाता है, जिसकी वजह से पूरा कोर्स जो होता है कवर हो जाता है। अंडरस्टैंड? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मैं आप कल की टाइम भी सेट करें, इसी लेक्चर को मैं कल दोबारा से रिपीट करता हूँ, क्योंकि ये समझना आप सबके लिए जरूरी है। हमने इसको पढ़ना नहीं है, समझना है। समझने के लिए मैं आपसे दोबारा कहता हूँ कि आपको जो टॉपिक जो रीडिंग मैंने भेजा है ना, आपने उसको पढ़ना है, सेल्फ अंडरस्टैंड करें, और जब दोबारा हमारी क्लास होगी तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज बताएं। ठीक है, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बताएं। जब तक आप डिस्कस नहीं करेंगे, अपने आइडियाज को शेयर नहीं करेंगे, आप अच्छी तरह लर्न नहीं कर सकते हैं। अच्छी तरह लर्न करना है, सीखना है, तो पहले थोड़ा सा पढ़े, उसके बाद जो है ना आपने हमारे साथ डिस्कस करनी है। जी, इसके लिए हम एक नया लफ्ज फ्लिप्ड टीचिंग हम करते हैं। आपने फ्लिप टीचिंग के बारे में सुना है? ये फ्लिप्ड टीचिंग क्या होता है? जी, फ्लिप क्लासरूम के बारे में तो सोचा था। जी, फ्लिप्ड क्लासरूम बताएं। वो है ना सर, बस एडवांस में आप जब वो टीचर स्टूडेंट्स को किसी भी उसके बारे में एडवांस में कहता है कि आप इसकी तैयारी करके आए या इसको पढ़ के आ जाए, फिर क्लासरूम में उसके हवाले से डिस्कशन हो जाए, यही फ्लिप क्लासरूम इसको बोलते हैं मेरे ख्याल में। फ्लिप टीचिंग या फ्लिप्ड क्लासरूम का कांसेप्ट बिल्कुल एक जैसा ही है। फ्लिप टीचिंग वही होता है कि एक टीचर पढ़ाने से पहले जो टॉपिक डिस्कस करनी है वो एडवांस में उसकी रीडिंग मटेरियल स्टूडेंट को भेजता है, और स्टूडेंट उस रीडिंग मटेरियल को एडवांस में पढ़ के आते हैं, और हर स्टूडेंट अपनी अंडरस्टैंडिंग को शेयर करता है, तो उसे हम फ्लिप्ड टीचिंग बोलते हैं, या उसे हम फ्लिप्ड क्लासरूम बोलते हैं। ठीक है,
सो आज के बाद हम कोशिश करते हैं कि इसको हम लेक्चर से हटा के फ्लिप्ड की तरफ आ जाए। ठीक, तो कोशिश करें। फ्लिप्ड का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हर बच्चा जो है वो बोलने को उसको चांस मिलता है। लेक्चर में मोस्टली ये होता है कि एक टीचर को सिर्फ पता होता है कि उसने क्या पढ़ाना है, स्टूडेंट को नहीं पता होता है। जबकि फ्लिप्ड में यही होता है कि बहुत सारे लेक्चर नोट्स मटेरियल एडवांस में दी जाती हैं और बाद में वो पढ़ के आते हैं और अपना एक्सपीरियंस जो कुछ उन्होंने अंडरस्टैंड किया वो शेयर करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं उसको फ्लिप्ड की तरफ लेकर आ जाए। और इसके अलावा एक नया कॉन्सेप्ट आया है, ब्लेंडेड लर्निंग। आप जानते हैं ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता है? जी सर। जी बताएं। क्लासेस भी लेते हैं उसको कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग। वेरी गुड। देखें, ब्लेंडेड लर्निंग हमेशा क्या होता है, वो यही होता है कि अगर आप 50% ऑनलाइन लर्न करते हो और 50% आप जो है वो फेस टू फेस लर्न करते हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लेंडेड लर्निंग। मिसाल के तौर पर आप किसी यूनिवर्सिटी से एक कोर्स कर रहे हैं, कुछ कोर्सेज आप ऑनलाइन पढ़ते हैं और कुछ कोर्सेज आप फिजिकल क्लास में अटेंड करके पढ़ते हैं, तो उसे हम ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। लिहाजा ये टॉपिक भी अपनी डायरी में नोट करें, में आपसे पूछा जा सकता है, लिहाजा आपने इसको पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन सर। यस प्लीज। सर जी, आपने ये जो डोमेन्स की बात की, 3 डोमेन जो है, साइकोमोटर डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन है और अफेक्टिव डोमेन, आपने इनके वेटेज के हवाले से बात की सर। 50% आपने कॉग्निटिव को दे दिया, 25 दूसरे वालों को दे दिया। तो ये क्या सर, ये फिक्स है या ये टीचर टू टीचर वेरी करता है? देखें, ये जो पाकिस्तान के अंदर एग्जामिनेशन एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स आए 2001 में, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हमें चाहिए कि हम कम से कम 50% वेटेज कॉग्निटिव को दे दें, 25 जो है वो इफेक्टिव को दे दें, 25 साइकोमोटर को दे दें। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2001 में अपनी एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म जब आए थे तो उसमें उन्होंने ये डिस्कस किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर अमल नहीं हो रहा और पूरा 100% जो है वो कॉग्निटिव के ऊपर जो है ना वो फोकस किया जाता है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि बड़े बड़े वेल मैनर्ड, वेल नॉलेज, बड़े बड़े इफेक्टिव डोमेन उनका कमजोर है, उनके साइकोमोटर डोमेन कमजोर है। क्यों? क्योंकि हमारी जो सारी है वो एंजॉयमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, वो आउटिंग नहीं करते हैं, वो अच्छी अच्छी जगहें देखना पसंद नहीं करते हैं, दोस्तों के साथ घूमना पसंद नहीं करते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि उनका इफेक्टिव डोमेन अच्छा नहीं है। वो क्या सिखाते हैं? एप्टीट्यूड सिखाते हैं, गुड एंड बैड सिखाते हैं, राइट एंड रॉन्ग सिखाते हैं, लीगल एंड इलीगल सिखाते हैं, परमिशन एंड नॉन परमिशन थिंग्स सिखाते हैं, लॉस एंड अनलॉफुल थिंग्स, लॉफुल एंड अनलॉफुल थिंग्स जो है ना वो हम इनको सिखाते हैं। ये इफेक्टिव डोमेन है। व्हाट आर गुड्स एंड बैड्स हैं, ये सारी चीजें हम इफेक्टिव डोमेन में सिखाते हैं। साइकोमोटर डोमेन में हम क्या सिखाते हैं? साइकोमोटर डोमेन में हम मोस्टली फिजिकल एक्शन सिखाते हैं, हाउ टू परफॉर्म एंड व्हाट टू परफॉर्म एंड वेयर टू परफॉर्म। आप ओरल देते हो, वो परफॉर्म करते हैं, अमल करते हैं, ये एक फिजिकल एक्टिविटी है, ठीक है, ये फिजिकल एक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, ये प्रैक्टिकल वर्क है, ठीक है, यानी एक प्रैक्टिकल वर्क है, जो कुछ आपने लर्न किया उसको प्रैक्टिकली करके दिखाना साइकोमोटर डोमेन है। मिसाल के तौर पर, हेलो सगा जा गया, हम मोस्टली प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, ठीक है, जिस तरह की हम बच्चों को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं और बच्चों से कहते हैं कि दी गई इंस्ट्रक्शन को प्रैक्टिकली करके दिखाएं। दिस इज द साइकोमोटर डोमेन। दी गई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, क्लासरूम में परफॉर्म करना, खेल के मैदान में परफॉर्म करना, ग्राउंड में परफॉर्म करना, ठीक है, जो कोई भी टास्क उनको दिया जाता है उसको परफॉर्म करके दिखाने का नाम साइकोमोटर डोमेन है, ठीक है, जहां पर हर काम प्रैक्टिस में होता है और क्या कहते हैं बॉडी एक्शन से होता है। और आसिमा मलिक कहते हैं कि किसी पिक्चर के बारे में आपने सुना है तो उसको ड्रा करके दिखाना, बिल्कुल साइकोमोटर डोमेन में आता है। किसी भी काम को अमली तौर पर करके दिखाने का नाम साइकोमोटर डोमेन है।
फिर इनके बारे में हम अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर के बारे में हम क्लास रखेंगे। इनकी पूरी एक एक अलग अलग क्लास होगी, ठीक है। एक क्लास होगी, उनके बारे में हम पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन को समझते हैं। जब कॉग्निटिव हमारा कंप्लीट होगा फिर हम इफेक्टिव की तरफ जाएंगे। जब इफेक्टिव हमारा कंप्लीट होगा फिर हम साइकोमोटर डोमेन की तरफ जाएंगे। उसके बाद इस सब्जेक्ट का एक और लेक्चर होगा और लेक्चर के बाद ये सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, फिर हम अगले लेक्चर की तरफ जाएंगे। अभी तक जो बिहेवियर है या स्टूडेंट से और कोई भी मसाइल होंगे उनके हवाले से कोई एक मसला इस तरह जो स्टूडेंट से रिलेटेड है, अगर डेली हम डिस्कस करेंगे तो ये अच्छा होगा सर, मेरे ख्याल में। बहुत अच्छा होगा। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सजेशन है कि एज ए टीचर आपको क्लासरूम के अंदर किस तरह के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो मैं जितने भी मेंबर यहाँ पर हमें ज्वाइन करते हैं, मैं आप सबसे कहूंगा कि कल सबसे पहले हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि कोई एक दो प्रॉब्लम को नोट करें और इसका पॉसिबल सॉल्यूशन भी लिखें और कल हमारे साथ शेयर करें, ताकि आप शेयर करते जाएंगे, हम नोट करते जाएंगे, तो हमारे पास जो है ना रियल जो प्रॉब्लम्स आते हैं एक टीचर को फेस करना पड़ता है और उसकी पॉसिबल सॉल्यूशन आप क्या समझते हैं लेकर आ जाएं और कल वाली क्लास स्टार्ट होने से पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। क्या ख्याल है हसन? बिल्कुल जबरदस्त सर। ये मुझे किसी ने कहा भी था सर, ये इंटरव्यू में ये रियल क्लासरूम प्रॉब्लम के बारे में ये क्वेश्चन आते ही हैं। डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर हो गया या कोई एक नहीं समझता है लेक्चर को, इस तरह कोई कुंजेन टाइप का स्टूडेंट होता है, उसको किस तरीके से आप सिखाएंगे। ये रियल क्लासरूम जो प्रॉब्लम है इनके बारे में एक आध सवाल जरूर होता है, कहते हैं सर जिन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं पीएससी के वो यही बता रहे हैं। बिल्कुल होता है, इसलिए हमने जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग हमारा एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर मेथड्स ऑफ टीचिंग के अंदर फिर हर मेथड के कुछ मेरिट्स डीमेरिट्स होते हैं, फिर वहां पर बच्चों को आप कैसे डील करेंगे ये चीजें हम जरा नोट करके बताने वाले हैं। तो लेकिन इसको हम तो अपने साथ डेली बेस पे थोड़ा सा आपने कहा कि डिस्कस करते हैं, जरूर करते हैं रियल क्लासरूम बेस्ड प्रॉब्लम्स और इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस को। जो सुन रहे हैं, जिन आवाज आ रही है, सबसे मेरी गुजारिश है कि एक दो प्रॉब्लम नोट करें, उनकी पॉसिबल सॉल्यूशन पहले इनको नोट करते हैं, उसके बाद फिर हम अगला अपने दूसरे लेक्चर की तरफ जाएंगे। जी फयाज साहब। अच्छा सर, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है ना, ये जो ब्लूम टेक्सोनोमी का माशाल्लाह से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई। तो 1956 में जैसे कि आपने बताया था कि बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में जो है ना ये डोमेन कोग्निटिव डोमेन और इसके स्टेप्स दिए थे, बाद में रिवाइज़ किया 2001 में। अच्छा सवाल ये है सर कि ये 2001 में रिवाइज़ करने की नौबत क्यों आ गई, उसने क्यों किया ये रिवाइज़, अगर इस तरह का सवाल पूछें तो? बिल्कुल, देखें जनाब, रिवाइज क्यों की है? ब्लूम ने रिवाइज नहीं की है, बल्कि ब्लूम के जो कुछ शागिर्द थे उन्होंने रिवाइज की है। रिवीजन में क्या हुआ है? रिवीजन में ये हुआ है कि नॉन को वर्ब में तब्दील किया है। नॉन को वर्ब में तब्दील क्यों किया? इसलिए किया है ताकि समझने में आसानी हो। मतलब ये है, ठीक है। मिसाल के तौर पर उन्होंने नॉलेज को रिमेंबर कहा। अब नॉलेज से क्या मुराद है? मतलब उन्होंने ये कहा कि अगर आप कोई चीज रिमेंबर करते हो, याद रखते हो, तो वो नॉलेज है, ठीक है। इतनी सी फर्क है कि इनके अल्फाज में क्या फर्क है, इनका कॉन्सेप्ट एक जैसा है, ठीक है। जो नॉलेज में होता है वो रिमेंबर में भी होता है, लेकिन नॉलेज को रिमेंबर कहने की क्या जरूरत थी? जरूरत इतनी सी थी कि आप नॉलेज के अंदर फिर आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ता है, लेकिन जब रिमेंबर देख के आपको अंदाजा होता है कि क्या आपके अंदर, दिमाग के अंदर ये सलाहियत है कि आप चीजों को याद कर सकते हो, रिमेंबर कर सकते हो, और जब रिमेंबर कर सकते हो तो कितनी देर के लिए कर सकते हो, इजी टू अंडरस्टैंड है। इसलिए को उन्होंने जो तब्दील किया है ना, नॉन को वर्ब की तरफ किया है, क्योंकि वर्ब को समझने में आसानी हो जाती है। नॉन को डिफाइन करना पड़ता है, हालांकि वर्ब जो होता है वो पहले से डिफाइन होता है। आप लफ्ज देख के बयान कर सकते हो, समझ सकते हो, इसलिए रिवाइज किया। उनके शागिर्दों ने किया, ब्लूम ने नहीं किया 2001 में। सही सर, बिल्कुल सही है।